एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा। आज हम पहुंचे हिसार में और आपकी मुलाकात कराएंगे वीर सिंह दलाल जी से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और करीब 50 साल से यानी 50 ईयर्स से लगातार एक्टिव राजनीति में। तो जानेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, और साथ में बीजेपी ने काम किए कि नहीं किए। और नमस्कार। नमस्कार भैया, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है उनका, और सर, बहुत धन्यवाद। सर मैं बात करूं, लगातार 50 साल का लंबा करियर, हर बार ये सोचते हैं कि वीर सिंह दलाल जी को इस बार टिकट मिलेगी और विधानसभा में जाके बैठेंगे, लेकिन ऐन वक्त पर कट जाती है। सर कारण क्या है? कारण यही है कि अब किसके बारे में क्या कहें। देखो, लंबे टाइम से जहाँ मैं लगे हुआ हूँ वो भी चाहते हैं कि भी मैं चुनाव लड़ूँ जी, और वो उनकी मंशा भी होती है कि भी दलाल साहब को हम चुनाव लड़ाएं। जी, परंतु कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं कि सभी मजबूर हो जाते हैं और पैसे का खेल चल जाता है दूसरी पार्टियों की तरफ से। जी, कुछ लोग पैसा दे के मेरी टिकटें कटवा देते हैं। जी, तो ये खेल लंबा टाइम से चला जाता है और कई बारी हालात ऐसे हो जाते हैं कि टिकट किसी और को देनी पड़ती है। ये मेरे साथ लगातार होता है। सर मैं बात करूँ, लगातार 3 मुख्यमंत्री नहीं 4, 3 भी नहीं 4 मुख्यमंत्रियों के साथ आपकी लगातार अच्छे मधुर संबंध रहे। बात करूँ चाहे भजन लाल जी हो, बंसी लाल जी हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही क्यों ना हो। और ये बोला जाता है कि हर चीफ मिनिस्टर आप राइट हैंड हो, लेकिन जब टिकट की बात आती है वहाँ पे लेफ्ट कैसे चले जाते हो? मैं सबसे पहले चौधरी बंसीलाल जी के साथ था। सुरेंद्र सिंह मेरे बहुत अच्छे गहरे मित्र थे जी, और चौधरी बंसीलाल जी के साथ मैंने बहुत लंबे टाइम तक काम किया और पार्टी को यहाँ उनको यहाँ मजबूत करने में सारा मेरा संघर्ष है। जी, कोई आज बहुत लंबा टाइम हो गया। सुरेंद्र सिंह के लिए सारा काम मैं करता था। उसके बाद में चौधरी सुरेंद्र सिंह और जब हमने पार्टी मर्ज करी, एक हालात ऐसे बन गए कि पार्टी को मर्ज करना पड़ा तो कांग्रेस में मर्ज कर दिया। जब पार्टी कांग्रेस में मर्ज करी तो चौधरी सुरेंद्र सिंह चले गए थे चौधरी भजनलाल जी के साथ, और क्योंकि मैं चौधरी भजनलाल जी के साथ जाना ही नहीं चाहता कि लंबे टाइम तक मैं विरोध की राजनीति करता रहा। एडजस्टमेंट नहीं हो पाता कि हाँ, कभी विचार और मेरी विचारधारा उससे मिली नहीं। तो सुरेंद्र सिंह ने तो कहा काफ़ी, परंतु मैं वहाँ नहीं गया। मैं उस टाइम में चौधरी गणेशी लाल जी भी मेरे को टिकट देने के लिए आए थे, परंतु मैं वहाँ भी नहीं गया। उस वक्त मैंने अपना निजी फैसला किया कि मैं कांग्रेस में चला गया और हुड्डा साहब के साथ गया। मैं 2004 से पहले तो मैं चौधरी बंसीलाल जी के साथ था। उसके बाद में 2004 से लेके आज तक मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हूँ। और हुड्डा साहब नेक और अच्छा इंसान है। चौधरी बंसीलाल जी के बाद में एज ए चीफ मिनिस्टर जो मैं बात करूँ, चौधरी बंसीलाल तो बड़ी एक ऊंची शख्सियत थे। उसके बाद में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में जो एक आधी खामियां चौधरी बंसीलाल में थी वो हुड्डा साहब में तो वो भी नहीं है, क्योंकि वो सख्त आदमी थे और हुड्डा साहब तो बड़े फ्लेक्सिबल भी हैं और 36 बिरादरी को प्यार से लेके चलते हैं। उनमें मैं आज ये कहूँ कि भाई उनमें कोई कमी है तो इनमें कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की। नेक इंसान है, सबके साथ बढ़िया काम करने वाला है तालमेल से। बाकी विरोधी चाहे कोई भी इल्ज़ाम लगाएं, परंतु हुड्डा साहब एक अच्छे और नेक इंसान है। सर बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, लगातार 10 साल से सत्ता में, और आप भी 10 साल पहले 10 साल सत्ता में रहे, क्या विकास के काम हुए क्या? नहीं, आज विकास के कामों की तो आप आज का अखबार उठा के देख लो, विकास कहाँ से होना? कोई विकास का तो कहीं मतलब ही कौन नहीं। विकास को तो भूल जाओ आप। जहाँ कानून कायदा ही नहीं है, आप सुरक्षित नहीं हो तो विकास कहाँ से हो जाएगा? विकास तो तब होगा जब समाज सुरक्षित होगा और दूसरे लोग पैसा तब लगाएंगे जब वहाँ शांति प्रिय माहौल मिलेगा। आज शांति प्रिय माहौल ही नहीं है। आप दिल्ली का कोई अखबार उठा लो, आज तो यहाँ तक समाज में बीमारी पैदा होगी। घर में जाकर के लोग चक्कू लगा रहे हैं, व्यापारी के घर में जाकर के उससे पैसे ऐंठ रहे हैं। गुंडा राज चल रहा है और उसका कोई पकड़ ही नहीं है किसी प्रकार की। बात करूँ मैं किसानों की, लगातार आप किसानों के बीच में भी जाते हो और जब धरना प्रदर्शन की बात आती है वहाँ भी आगे निकल कर आप आते हो। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसानों के लिए MSP का भी मुद्दा रहा, साथ में मुआवजे का मुद्दा रहा, और सरकार अभी मैं देख पा रहा हूँ कि लघु सचिवालय के आगे लगातार किसान पक्का मोर्चा डाल के बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि जो सरकार है किसानों की अनदेखी की? नहीं, लगातार अनदेखी कर रही है सरकार, तो आज से नहीं कर रही है। आप ये देखो ना, 2 साल तक तो किसान बेचारे दिल्ली बैठे रहे। 700 साढ़े 700 के तकरीबन किसान बेचारों ने आहुतियाँ दी अपनी
शहादत दी है अपनी, और उसके बावजूद आज तक भी जो मान लिया प्राइम मिनिस्टर ने कि भाई मेरी गलती थी, मैं समझ नहीं पाया, और उसके बावजूद जब धरना उठवा दिया उसके बाद फिर ज्यादती कर रहे हैं। आज वो MSP तो दे ही नहीं रहे। एक हुड्डा साहब का राज था, जबकि उन्होंने कभी कहा भी नहीं कि भाई मैं MSP दूंगा, परंतु आप यूँ बताओ कि MSP से ऊपर माल बिकता था। तो आज एक आदमी जो किसानों का भला देखता है, और सभी 36 बिरादरी का, चाहे व्यापारी है चाहे कर्मचारी है, आप हुड्डा साहब का 10 साल का शासन देख लो, क्या कभी कोई धरना प्रदर्शन हुआ, कोई ज्यादती हुई किसी के साथ? समाज का कोई आदमी अपनी छाती पर हाथ रख के कह दीजिए हमारे साथ ज्यादती हुई है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा मिलेगा। तो वो शासन था। और आज की हुकूमत में आज तो लाठियाँ बरस रही हैं, आज कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसको लाठी ना लगी हो। तो काम की तो आप, विकास का तो कोई काम ही को नहीं है कोई। आज ये 4 लाइन रोड लगा लो, चाहे आप हिसार से चंडीगढ़ जाओ, चाहे आप हिसार से राजगढ़ की तरफ जाओ, आप हिसार से सरसा जाओ, दिल्ली जाओ, ये 4 लाइन रोड जो भी बने हैं ये सारे हुड्डा साहब की देन है। आज एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, वो सॉरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की देन है, दीपेंद्र सिंह की मेहनत है इसके अंदर। तो आप ये देखो जो यूनिवर्सिटी हैं, लाला लाजपत राय पशु यूनिवर्सिटी है या और दूसरी यूनिवर्सिटियाँ हैं, आप सारा का सारा हुड्डा साहब की छाप है उनको पर काम के अंदर। तो मैं यूँ कहता हूँ कि भाई जहाँ विकास की बात है, विकास तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करवाया है। चौधरी बंसीलाल के बाद में जो विकास हरियाणा का हुआ है तो वो हुड्डा साहब की देन है। बात करूँ दूसरी, रोजगार की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आप जब मध्य वर्गीय या किसान परिवार के साथ मिलते हो तो लगभग सबसे बड़ी समस्या आती है कि रोजगार नहीं, यानी नौकरियाँ नहीं है। सरकार अग्निवीर लेके आई, लेकिन वहाँ भी नौकरियाँ लोगों को मिली नहीं। तो आपको ये नहीं लग रहा है कि हमारी सरकारी हरियाणा के पद खाली पड़े हैं और अग्निवीर का नाम देकर जो युवा है उसको वर्ग को एक गुमराह करने का काम कर रही है सरकार? देखो, सरकार तो सिर्फ अग्निवीर नहीं, हर चीज़ में गुमराह करी। आज एक कौशल रोजगार शुरू कर दिया, आप यूँ बताओ उसका यूज़ क्या है? आप किसी को आप परमानेंट नौकरी नहीं दे रहे, आप अग्निवीर में वहाँ से 3 साल में बच्चों के साथ में ज्यादती करके उनको वापस भेज रहे हो। कोई भी तो काम ऐसा नहीं हो रहा कि जिससे कुछ ये लगे कि भाई हाँ कुछ हो रहा है। आप कौशल रोजगार में लगा लो, बच्चे फार्म भर देते हैं, उनको कहेंगे भाई बाद में पूछेंगे क्या तुम्हारा एक्सपीरियंस है। अब एक बच्चा कॉलेज से आया है, अपना काम करके आया है, चाहे उन्हें ITI करी है, चाहे उन्हें कुछ भी कराया है, उसके बाद वो फार्म भरता है। जब तक उसको आप नौकरी नहीं दोगे तो उसका तजुर्बा कहाँ से होगा? तो आप उसके ऊपर तजुर्बा बढ़ा देते हो। तो मैं यूँ कह रहा हूँ, सिवाय बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने के और कोई काम नहीं है। ये हो रहा है। मैं बात करूं, अभी लगातार चुनाव आने वाले हैं। लोकसभा की बात करूं तो अभी ये भी बताया जा रहा है कि दिसंबर तक भी चुनाव हो सकते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन का भी बातचीत आपको पता चल रहा है। साथ में 2025 में 24 में ही जल्द अपने हरियाणा के विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी पार्टी कांग्रेस किन मुद्दे अपने किसानी, रोजगार, ये तो हम बातें करते रहते हैं, और क्या ऐसा नया विजन लेके आ रही है ताकि आने वाले समय में युवा आप पर विश्वास करें? देखो यूँ है, युवा का ज़्यादातर आज युवा तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ देख रहे हैं 100%। उनको ये पता है कि भी हुड्डा साहब आ जाते हैं तो उनके विज़न है काम करने का। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आने के बाद में सबसे पहले तो वो कानून व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। आपको ध्यान होगा जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर उस टाइम बड़ा ख़राब था। आते ही उन्होंने लॉ ऑर्डर को बिल्कुल बहाल कराया और शांति हो गई। आप रात को 1 बजे दिल्ली से हिसार आ जाओ, आप चंडीगढ़ से आ जाओ, कोई रास्ते में टोकने वाला नहीं था। और कहीं भी पूरी स्टेट के अंदर बदमाश नहीं थे, गुंडे यहाँ से हरियाणा छोड़ के चले गए थे और लोग यहाँ पर आकर के अपना पैसा लगाने लग गए थे। हालात बन गए थे स्टेट के अंदर के भी बच्चों को रोज़गार भी मिलेगा और नए नए कारखाने लगने के हालात बन गए थे। जो ही हुड्डा साहब की सरकार गई, आप मुझे ये बताओ कि वो चीज़ें तो ख़त्म हो गई। उसके बाद में आज हालात ये हैं कि कोई रोज़गार का तो लोग भूल ही गए, जिनके रोज़गार थे वही ख़त्म हो रहे हैं। नई नौकरियां कहाँ से आएंगी? और अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हुड्डा साहब का एक विज़न है, वो कानून व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, बच्चों को रोज़गार देने के लिए ये सारी चीज़ें लाएंगे। और दूसरा जो अभी जो वैकेंसीज पड़ी हैं, जो ये सरकार तमाशा बनाए बैठी है, आते ही इनको फिलअप करेंगे। जो वो कह देते हैं वो उससे ज़्यादा करते हैं। आप ये देखो, जब उन्होंने कभी नहीं कहा था कि मैं बिजली के बिल माफ़ करूँगा, किसानों के कर्जे माफ़ करूँगा, और बैकवर्ड क्लास के जो कारीगर हैं, जो अपने हाथ से हुनर से काम करते हैं, उनके कर्जे माफ़ करूँगा।
उन्होंने जो कर्जे माफ़ करे, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके ना करे हों। और उनकी कोशिश ये रही कि भाई सबको मैं ऐसा हुनर दे दूं, ऐसे उनको मजबूत कर दूं ताकि वो अपने काम कर सकें, आगे बढ़ सकें। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आने के बाद में ये सारी चीज़ें लाइन पर लग जाएंगी। मैं ये समझता हूँ रोज़गार के भी अवसर खूब खुलेंगे, और जितनी वैकेंसियाँ पड़ी हैं, आज बहुत घनी वैकेंसियाँ पड़ी, सारी फिलअप करेंगे। दूसरी बात करूँ मैं लोकसभा चुनाव की, लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जाट और गैर जाट की बात भी की जा रही है। जब जनता के बीच में जाते हो तो हर बार ये बोला जाता है कि गैर जाट भी आ सकता है इस बार, और जाट भी आ सकता है। कांग्रेस का उम्मीदवार कौन नज़र आ रहे हैं आपको दो, जैसे कि लोकसभा क्षेत्र हिसार का जो विकास कर सके? देखो, हिसार के लोकसभा क्षेत्र में जाट और नॉन जाट के दोनों की बात करें हम, मैं किसी का एक आदमी का पक्षधर नहीं हूँ, ठीक है ना बात। मैं तो ये कहता हूँ भी उचित होना क्या चीज़, हमारी सीट निकल जाए ताकि एक ताकत बन जाए। ताकत बनेगी तभी तो सबके काम होंगे। आज अगर कोई आदमी जाट की, जब हम बात करते हैं भाई जाटों में अगर कौन आदमी चुनाव लड़ के आगे निकल सकता है, और तो जाटों में तो आप जयप्रकाश की बात मैं कहता हूँ कि जयप्रकाश ने चुनाव लड़े हैं, पहले लोकसभा का सदस्य रहा है, और उसकी नोक है नोल को उसकी अपनी 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 पहचान है और शख्सियत है। जाट में अगर जाती है तो वो मेरे ख्याल में आज के टाइम में जाटों में ठीक है। एक बात, अगर आप ये उसके बाद में आता है नॉन जाट, नॉन जाट में कोई टिकट मांग रहे हैं, अशोक जी हैं मंगाड़ी वाले, वो बढ़िया कम्युनिटी से हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं भी लोकसभा का चुनाव लड़ लूँ। परंतु मैं कहता हूँ भाई अगर जाट में जाती है तो जाट में तो जयप्रकाश ठीक है। दूसरी बात करूँ मैं विधानसभा की बात करता हूँ, आप भी ये इस बार बोल दिया कि इस बार तो मैं कुछ भी हो जाए टिकट आनी ही है और साथ में चुनाव लड़ना है। तो आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा जिसमें आपने सोच लिया कि इन विधानसभा क्षेत्र में जाके मुझे इन किसानों की और युवाओं की मुझे सेवा करनी? देखो यूँ है, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है और पार्टी को भी पता है, मेरे दो क्षेत्र हैं विधानसभा के, नलुआ और आदमपुर। ना ही तो मेरे को नलुआ में कोई तकलीफ है, अगर मैं नलुआ चुनाव मेरे को पार्टी लड़ाती है तो मैं जीतूंगा 101%। परंतु मैं आदमपुर भी मेरा क्लेम है, आदमपुर में मैं लड़ता हूँ तो वहाँ भी मैं जीतूंगा, चाहिए कुछ भी कर लें। तो मैं तो दोनों जगह मेरा क्लेम है, परंतु आदमपुर को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ क्योंकि मैं वहाँ लगातार काम कर रहा हूँ। मेरी जहाँ भी कोई ड्यूटी पार्टी लगाती है तो आदमपुर में लगाती है, तो इसलिए मेरा आदमपुर में ज़्यादा राइट बनता है। जहाँ मैं काम कर रहा हूँ तो वहाँ मैं ज़्यादा, अगर मैं कहूँ भी मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहीं से लड़ूँ तो मैं आदमपुर को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। परंतु मेरे को दिक्कत नहीं है कहीं भी, क्योंकि मैं अपना लंबा टाइम से मैं काम कर रहा हूँ, तो आदमपुर में मेरे को कोई तकलीफ ही नहीं है। आदमपुर से मेरे से विरोधी पार्टी के लोग डरते हैं, मैं तो किसी से नहीं घबराता। चुनाव में तो मैं 101% लिख के देता हूँ, मैं जीतूंगा चाहे कितना भी जोर लगा लें। दूसरा बात रही, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस की हवा चल रही है, जिस तरह से मोदी की हवा चली उसके बाद अभी कांग्रेस का लोगों के प्रति रुझान काफ़ी अच्छा बढ़ता जा रहा है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि 90 में कितनी सीट मान के चल रहे हो कि इतनी सीट हम लेके जाएंगे और विधानसभा पे हम अपना हरियाणा पर इस बार जनता की सेवा के लिए हम आगे तत्पर रहेंगे? देखो यूँ है, पार्टी पिछली बार भी सरकार बनती कांग्रेस की, कोई इसमें कोई दो राय को नहीं। परंतु कई बार क्या होता है कि आदमी अपने कयास लगा करके टिकटें तो देते हैं ठीक सोच समझ के, परंतु वहाँ कई बार ये गलतियाँ हो जाती हैं। भाई ऐसे आदमी को टिकट दे दिया जिससे गाड़ी नहीं चलती, तो उससे पार्टी का बना बनाया माहौल ख़राब हो जाता है। पिछली बार भी बनी बनाई सरकार चली गई, परंतु इस बार मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। इस बार तो हर आदमी चाहता है कि सरकार बने, तो ऊपर लेवल के ऊपर भी ठीक है सारी बातें। इस बार भी ये सोच रहे हैं कि हम उस आदमी को टिकट दें जो सीट काटने के काबिल हो, तो इसे मुझे नहीं लगता कि पार्टी इस बार कोई ऐसा कोई करेगी। ना तो ये सीटों का बंटवारा करेंगे कि भी 10 इसको दे दी 15 उसको दे दी, ऐसा भी मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा होगा। इस बार उस आदमी को टिकट देंगे जो आदमी सीट काटने के काबिल है और जो विधानसभा के काबिल है, उसको टिकट देंगे। तो सरकार तो, आप मुझे ये बताओ, अगर ढंग से टिकटें दे दी तो 90 में से तो मैं तो ये कहता हूँ कि 80-85 सीटें आराम से मार जाएंगे। देवीलाल जी का भी आप रिकॉर्ड तोड़ने की सोच रहे हो? 101%, कोई दो राय को नहीं इसमें। मैं ये कहता हूँ खट्टर साहब को जगह नहीं मिलेगी चुनाव लड़ने के लिए कहीं से। अगर ये ठीक चुनाव लड़े और टिकटें सही दे दें तो मुझे नहीं लगता कि इनकी कोई एक भी सीट आएगी।
और भाई अगर ये गड़बड़ कर दी तो वो तो भैया पार्टी जिम्मेवार है, उसमें तो आम आदमी क्या कर सकता है। जैसा कि आपने वीर सिंह जलाल जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बदलाव की लहर अभी चल रही है और आपने देखा कि किसान आंदोलन हो या फिर आशा वर्कर का आंदोलन हो, युवाओं के लिए रोजगार का हो या फिर कलरकों का हो, हर आदमी को रोड पर सरकार ने जरूर लिया दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ में जहाँ तक एमएसपी की बात रही, इसके ऊपर भी गुमराह किया। और साथ में आपको पता है कि मैं फिर बताना चाह रहा हूँ कि आपने जो मुआवजे का पैसा अभी तक खाते में डाला नहीं गया, तो किसान वर्ग भी नाराज़ है। और हम यही प्रार्थना करते हैं छत्तीस बिरादरी को कि यदि आपको सरकार अच्छी लग रही है तो वहाँ भी आप वोट कर सकते हैं, नहीं तो आप एक अच्छे उम्मीदवार को वोट करें ताकि आने वाले समय में सबका भला हो सके, सबका विकास हो सके। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, नमस्कार।